Now let's move to the second part of our lecture, essentials of a valid contract. Let's break down the key elements every strong contract must have with real examples to help you understand. Number one, clear language. कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल और प्लेन होनी चाहिए ताकि आप खुद भी उसको समझ सकें और आपका क्लाइंट भी उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और जिस भी पर्पस के लिए क्लाइंट ने आपसे एग्रीमेंट तैयार करवाया है वो भी उस एग्रीमेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो आपने कोई भी लीगल जार्गन्स यूज नहीं करने हैं, बल्कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल डेली रूटीन वाली लैंग्वेज में ही तैयार करना है। तो इसकी कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं है। सेंटेंस को आपने शॉर्ट रखना है, डायरेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, द क्लाइंट ए बी सी एग्रीज टू हायर द लॉयर एक्स वाई जेड। तो सिंपली ये जो सेंटेंस है ये आपको एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि क्लाइंट आपको बतौर वकील हायर करना चाहता है। इस तरह सिंपल लैंग्वेज आपने यूज करनी है। नंबर टू, डिफाइंड पार्टीज। पार्टीज का जो फुल लीगल नेम है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना है, लीगल नेम यूज करना है और कंप्लीट नेम यूज करना है आपने। नंबर टू, उनके एड्रेस हैं उनको लाजमी तौर पे आपने ऐड करना है। नंबर थ्री, उनका जो जो रोल है वो आपने डिफाइन करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही वो डिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्रीमेंट इज बिटवीन एक्स वाई जेड मार्केटिंग एजेंसी, द क्लाइंट एंड ए बी सी अ फ्रीलांस लॉयर। तो कंप्लीटली एक सेंस दे रहा है कि जहां पे आपने दोनों पार्टीज के नाम और उनका जो जो रोल है वो आपने मेंशन करना है। ये बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इसेंशियल, द पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी पर्पस के लिए ही किया जाता है। वो पर्पस कोई भी हो सकता है। लॉयर और क्लाइंट के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल, लॉयर अपने क्लाइंट को सर्विसेज देगा, लीगल सर्विसेज ऑफर करेगा और क्लाइंट उसके इवज लॉयर को फीस पे करेगा। तो ये एक पर्पस है। क्लाइंट आपसे लीगल सर्विसेज लेना चाहता है तो पर्पस क्लियरली डिफाइन करना होता है एग्रीमेंट के अंदर। नंबर फोर्थ, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। अगर हम इसी एग्जाम्पल को कैरी ऑन करें, जो जो सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को ऑफर करने जा रहे हैं उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में इनलिस्ट करना ज़रूरी होता है, मेंशन करना ज़रूरी होता है, ताकि कल को किसी भी किस्म का कोई भी डिस्प्यूट अराइज़ ना हो और क्लाइंट आपसे ये ना कह सके कि आपने मेरे साथ ये सर्विसेज़ ऑफ़र करने की कमिटमेंट की थी, जो आपने मुझे ऑफ़र नहीं की। उस वक़्त आपका ये जो एग्रीमेंट है, ये आपके काम आएगा और आप क्लाइंट के सामने अपने एग्रीमेंट को रख सकते हैं कि मैंने आपको ये सर्विसेज़ ऑफ़र करने के लिए कमिटमेंट की थी, जो कि मैं आपको ऑफ़र कर चुका हूँ। ऑन द अदर हैंड, क्लाइंट की यहाँ पे ऑब्लिगेशन ये होगी कि वो आपको आपके सर्विसेज के अगेंस्ट जो भी सर्टेन फीस आपके माबैन तय हुई है वो आपको पे करे। तो एट द वेरी सेम टाइम ये कंसिडरेशन भी है और ये ऑब्लिगेशन भी है क्लाइंट की, और आपकी ऑब्लिगेशन ये है कि आप अपने क्लाइंट को ऑनेस्टली फेथफुली सर्विसेज ऑफर करें। नंबर फाइव, पेमेंट टर्म्स। आपकी और आपके क्लाइंट के दरमियान जो जो पेमेंट टर्म्स तय हुई हैं, फॉर एग्जांपल कि एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वो आपको 50% ऑफ द केस फी पे करेगा और 100% फी पे करेगा, या वो मंथली बेसिस पे आपको फी पे करेगा, या जिस तरह से भी आपका आपके क्लाइंट के साथ कोई ना कोई एक एग्रीमेंट होता है रिगार्डिंग दी पेमेंट। तो जो भी कंडीशंस उस पेमेंट के रिगार्डिंग हुई हैं उन तमाम कंडीशंस को आपने एग्रीमेंट में मेंशन करना ज़रूरी है। पेमेंट मेथड को लिखना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कि वो आपको बैंक ट्रांसफ़र करेगा या बाय हैंड आपको वो पे करेगा। तो इन सब चीज़ों को पेमेंट टर्म्स के अंदर डिस्कस करना होता है। नंबर सिक्स, टर्मिनेशन क्लॉज। एग्रीमेंट्स की कोई ना कोई मियाद ज़रूरी होती है। इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्रीमेंट नहीं होते हैं। सपोज 1 साल, 2 साल, 1 माह, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन या 1 दिन के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है। तो मुद्दत कोई भी हो,
वो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लाज़मी तौर पे मेंशन करनी होती है। अगर आप इस क्लॉज़ को मिस करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड और वॉइड हो जाता है। तो ये एक बहुत नेसेसरी क्लॉज़ है किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए। नंबर 7, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन एंड गवर्निंग लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्निंग लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका क्लाइंट यूएसए से है, उसके ऊपर यूएसए का लॉ ही अप्लाई होगा और जो एग्रीमेंट आपने ड्राफ्ट करना होगा वो एज़ पर द यूएसए लॉज़ होगा और यूएसए का ही जो लॉ है वो इस एग्रीमेंट को गवर्न करेगा। नंबर 2, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। अगर दोनों पार्टीज़ के माबैन किसी एक पॉइंट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाता है, तो वो सबसे पहले उस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए कौन-कौन से स्टेप लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले वो नेगोशिएशन में एंगेज होंगे। अगर नेगोशिएशन से कोई फ्रूट हासिल नहीं होता है, तो उसके बाद वो मीडिएशन की तरफ जाएँगे। अगर मीडिएशन से भी कोई फ्रूट हासिल नहीं होता है, तो फिर वो आर्बिट्रेशन की तरफ जाएँगे। अगर आर्बिट्रेशन में जाने के बाद भी वो जो इश्यू है वो सॉर्ट नहीं होता है, तो फिर वो कोर्ट में जाएँगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर आपने डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन के अंदर डिफ़ाइन करना होता है कि पार्टीज़ ने किस-किस तरह उस डिस्प्यूट को टैकल करना है और उस वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हुआ है, उसको सॉर्ट करना है। उम्मीद करता हूँ अब आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी हाउ टू स्ट्रक्चर अ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल ड्राफ्टिंग एक्सप्लेनेशन क्लॉज बाय क्लॉज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक लाइव डेमो देंगे कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रक्चर करने का और जो क्लॉजेज एक एग्रीमेंट में लाजमी तौर पे होनी चाहिए उन एग्रीमेंट को लाइव हम ड्राफ्ट करेंगे ताकि आप एग्रीमेंट को मज़ीद बेहतर अंदाज से समझ सकें। Thank you for watching our channel. Stay tuned for more updates.